हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान का भाग 1 इतिहास का अध्याय नंबर 1 फ्रांसीसी क्रांति। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था सामाजिक विज्ञान के बारे में और इतिहास के बारे में। आज हम इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्रांसीसी क्रांति, जो अध्याय नंबर 1 है। सबसे पहले हम बता दें आपको कि क्रांति क्या चीज़ होती है। क्रांति होने के निम्नलिखित कारण होते हैं, जैसे सामाजिक कारण, आर्थिक कारण या राजनीतिक कारण। फ्रांस एक देश है, कंट्री है, जहाँ पर क्रांति हुई थी, उसके बारे में ही हम अपने इस लेसन में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। फ्रांस का एक शहर है जिसका नाम है पेरिस। वहाँ पर वर्ष 1789 को सुबह बहुत ही भयानक माहौल था। सम्राट ने अपनी सेना को हुक्म दिया था कि वह शहर में घुस सकती है। चारों तरफ अफवाह फैली हुई थी कि सम्राट सेना से नागरिकों पर गोली चलाने का आदेश दे सकता है। इस आंदोलन में लगभग 7,000 लोग भाग लिए हुए थे, जिसमें बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरत सभी भागीदार बने हुए थे। ये सभी लोग आंदोलनकारी पेरिस के टाउन हॉल के सामने इकट्ठा हुए और एक बहुत बड़ा समूह बनाकर बास्तीन के किले की तरफ चल पड़े। बास्तीन का किला वह किला था जहाँ पर पहले से कई क्रांतिकारियों को जेल में डाले हुए थे और इस बास्तीन के किले में बहुत से हथियार, बारूद का ज़ख़ीरा रखा हुआ था। ये जो बास्तीन का किला था, ये सम्राट की शासक की क्या था, निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था। तो ये किला लोगों की नज़रों में एक नफ़रत का हिस्सा बने हुए था। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष हुए। अधिकांश जनता पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इस एक लंबे घटनाक्रम को ऐसी शुरुआती कड़ी के रूप में देखा, जिसकी परिणामी फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। तो हम आगे बढ़ेंगे कि इसमें ऐसा क्यों हुआ और ये जो आंदोलन कर रहे थे लोग, ये क्यों कर रहे थे और वहाँ के सम्राट को फांसी क्यों दी गई। तो आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट हेडिंग 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज। 18वीं शताब्दी में जो वहाँ के उत्तराधिकारी थे, तो फ्रांस का क्या समाज था उस टाइम, फ्रांसीसी समाज के क्या हालात थे, ये जानेंगे। सन 1774 में
बुरो राजवंश का लुई 16 या लुई 16वें फ्रांस की राजगद्दी पर बैठे। उस समय केवल उनकी उम्र 20 साल थी। सम्राट की शादी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनेट से हुई। जिस टाइम ये शादी हुई थी तो उस टाइम जो है राजकोष जो है खाली पड़ा हुआ था। राजकोष वो होता है जिसमें राज्य का या पूरे जहाँ का वो राजा होता है वहाँ का खर्च चलाने के लिए जो पैसे की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पर क्या था, पैसा नहीं था। राजकोष सब का सब खाली पड़ा हुए थे। इससे पहले जो राजकोष को खाली होने के कारण थे वे ये थे कि इससे पहले कई युद्ध हो चुके थे, तो इस कारण फ्रांस पर वित्तीय संकट आ चुका था। एक तो वहाँ पर पहले ही राजकोष खाली पड़ा हुआ था, तो ऊपर से राज दरबार में जो फजूल खर्ची थी वो बराबर चल रही थी। तो इस कारण क्या हुआ, फ्रांस के जो राजा थे उन पर और कर्ज़ा होता चला गया। तो जब इतना कर्ज़ा बढ़ गया तो उन्होंने क्या किया कि 10% ब्याज की मांग की। जो ब्याज था, जो टैक्स था, उनको और बढ़ाने की इन्होंने विचार बनाने शुरू कर दिए। जिससे राजा के दरबारियों और कुलीनों ने स्वीकार कर दिया। उस समय एस्टेट जनरल ने 3 एस्टेट थे। प्रथम एस्टेट कुलीनों के 300 सदस्यों के लिए स्थान था। दूसरे एस्टेट में पादरी वर्ग के 300 प्रतिनिधि बैठते थे। तीसरे एस्टेट में साधारण जनता थी, जिनकी सदस्य संख्या वैसे तो पहले और दूसरे एस्टेट्स के सदस्यों की संख्या से ज़्यादा होनी चाहिए थी, परंतु इनकी भी सदस्य संख्या 300 ही थी। इस सभा के पास कोई वास्तविक अधिकार नहीं था। वह केवल राजा के प्रशासनिक कार्यों की सलाह देने का कार्य करती थी। फ्रांस की पूरी आबादी में लगभग 90% लोग किसान थे, लेकिन ज़मीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी, क्योंकि बहुत से लोग जो है ज़मींदार लोगों की बोते थे, या ऐसे बोल दें कि मजदूरी पर बोते थे। तो वहाँ के जो ज़मींदार थे, ज़मीन के मालिक थे, वे बहुत कम थे, लेकिन किसानों की संख्या ज़्यादा थी। 60% लोग ज़मीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेट्स के अमीरों का अधिकार होता था। प्रथम 2 स्टेट्स कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे, जिस कारण जो तीसरे स्टेट्स के लोग होते थे उनसे टैक्स नहीं लिया जाता था। द्वितीय वर्ग जो था, ये कुलीन वर्ग, ये लोग टैक्स देते थे, और प्रथम स्टेट्स के लोग जो गरीब होते थे, मजदूर होते थे, वे सबसे ज़्यादा टैक्स देते थे। आगे की हेडिंग में हम पढ़ेंगे जीने का संघर्ष। तो हम पढ़ेंगे इस हेडिंग में कि फ्रांस में वहाँ की जनता जो थी, वहाँ के उनके क्या हालात थे, वे कैसे जी रहे थे, अपना जीवन कैसे व्यतीत कर रहे थे। फ्रांस की जनसंख्या से वर्ष 1715 में 2 करोड़
3 लाख थी, जो सन 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। इसके परिणाम स्वरूप क्या हो, जब जनसंख्या बढ़ गई थी तो वहाँ पे जो जितनी पैदावार हो रही थी, जितना उत्पादन हो रहा था अनाज, तो अनाज तो उतना ही पैदा हो रहा था। लेकिन क्या हुआ, जब वहाँ पे जनता बढ़ गई, जनसंख्या बढ़ गई, तो उनकी मांग बढ़ने लगी, उनको खाने के लिए चाहिए था। तो वहाँ पर क्या हुआ, आर्थिक संकट आने लगा। जो वहाँ की एक साधारण रोटी होती थी जिसका नाम था पाव रोटी, उसकी कीमत भी तेज़ी से बढ़ने लगी। जो अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे, वे यही रोटी खाते थे जिसका नाम था पाव रोटी। अब जब इसके रेट बढ़ गए रोटी के, तो वे लोग खाने के लिए भी परेशान होने लगे। नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे हम उभरते मध्य वर्ग के विशेष अधिकारों के अंत की कल्पना की। तो इसी बीच फ्रांस में एक वर्ग ने जन्म लिया जिसको मध्य वर्ग कहा गया। ये वर्ग शिक्षित था, पढ़े लिखे होते थे इस वर्ग में। तो वर्ष 18वीं सदी की बात है जब मध्य वर्ग का उदय हुआ। मध्य वर्ग के लोग ऊनी व रेशमी वस्त्रों का उत्पादन किया करते थे। रेशम तथा ऊनी कपड़ों का निर्यात किया जाता था, जो समाज के समृद्ध लोगों को बेच दिया जाता था। तीसरे एस्टेट में इन सौदागरों व निर्माताओं के अतिरिक्त प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी सम्मिलित थे। ये मध्य वर्ग सभी पढ़े लिखे लोगों का वर्ग था और इनका मत था कि समाज के किसी भी समूह के पास विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए और ये इसका विरोध करते थे। नेक्स्ट हेडिंग जिसका नाम है क्रांति की शुरुआत। हम इस हेडिंग में पढ़ेंगे, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि क्रांति की शुरुआत कब, कहाँ और कैसे हुई। हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा है कि लुई सोल्वे ने टैक्स को बढ़ा दिया गया था, जिस कारण क्रांति बढ़ने लगी थी। प्राचीन राजतंत्र में कर निर्धारण का कार्य राजा स्वयं की मर्जी से नहीं कर सकता था। ऐसा करने के लिए उसे एस्टेट्स जनरल की बैठक को बुलाकर उसके समक्ष करों को अपने प्रस्ताव को रखना पड़ता था। लुई सोलवे के शासनकाल में राज्य का खजाना बिल्कुल खाली हो चुका था। उस समय लुई सोलवे ने परिस्थितियों में विवश होकर देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए तुर्गो नाम के व्यक्ति को वित्त मंत्री पद पर नियुक्त किया। तुर्गो सन 1774 से सन 1776 तक फ्रांस के वित्त मंत्री रहा। तुर्गो एक साहसी एवं प्रभावशाली व्यक्ति था। वह अर्थशास्त्र का ज्ञानी था। वित्त मंत्री के पद पर आते ही उसने नीति पर जोर दिया तथा घाटों की पूर्ति, नुकसान की पूर्ति के लिए उसने निम्न पद्धति का सिद्धांत लागू किया। राजा के दरबारों में इस नीति का विरोध कर तुर्गो के विरुद्ध राजा को भड़काकर उसे मंत्री पद से हटवा दिया। इसके बाद बेकार ने
बेकर ने सन 1776 से सन 1781 तक वित्त मंत्री पद का भार संभाला। फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वें ने 5 मई सन 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई। इसमें पहले एवं दूसरे स्टेट्स के 300 प्रतिनिधियों को भेजा, जो एक दूसरे के समक्ष सीधे कतार में बैठे हुए थे। तीसरे स्टेट्स के 600 प्रतिनिधि खड़े थे। तीसरे स्टेट्स के प्रतिनिधि शिक्षित एवं समृद्ध वर्ग द्वारा किया गया किसान औरतों और कारीगर सभा में नहीं आ सकते थे। अतः उन्होंने लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से अपनी शिकायतों एवं मांगों को एक सूची के लिए जारी कर वहां पहुंचाया गया। जो वहाँ पर छोटे किसान, मजदूर और औरतें थी, उनको इस मीटिंग में नहीं बुलाया गया था। उन सभी ने लगभग 40,000 पत्र लिखकर अपनी मांगों की पूर्ति करने के लिए कहा गया था। तीसरे स्टेट्स के लोग खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। जिस समय नेशनल असेंबली द्वारा संविधान का स्वरूप बनाया जा रहा था, उस समय पूरे फ्रांस में आंदोलन चल रहे थे। तेज़ ठंड की वजह से फसल समाप्त हो गई थी और पाव रोटी की कीमतों में वृद्धि हो गई थी। बेकरी मालिकों ने जहाँ पर पाव रोटी बनती थी, उन्होंने क्या किया, परिस्थिति का फ़ायदा उठाते हुए जमाखोरी में लग गए थे। बेकरी की दुकानों पर भीड़ ने गुस्से में आकर दुकानों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। दूसरी तरफ राजा ने सेना को शहर के अंदर जाने के आदेश दे दिए था। गुस्साए भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तीन पर धावा बोलकर उसे नस्तेनाबूद कर दिया था। फ्रांस के देहात में अफवाह फैल चुकी थी कि जागीरों के मालिक ने किराए पर गुंडों को बुलवाकर पक्की कीमतों को तबाह करने के लिए भेज दिया था। इस खबर के परिणाम स्वरूप के किसानों ने कुदानों और बेलचों से ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिया, जिस कारण अन्न भंडारों को लूटकर लगान संबंधी दस्तावेज़ों को जलाकर बर्बाद कर दिया गया। कुलीन वर्ग बड़ी संख्या में अपनी जागीर छोड़कर भाग गए। इस कारण क्या हुआ, जब उनकी फसलों को तबाह कर दिया गया तो जो कुलीन वर्ग था, ज़मींदार वर्ग था, वो क्या करा, वे अपनी ज़मीनों को, अपनी फसलों को छोड़कर भाग निकले। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। सन 1791 में नेशनल असेंबली द्वारा संविधान का स्वरूप तैयार किया गया। यहाँ के जो सम्राट थे, उनकी शक्तियों को पर अंकुश लगाना था। अब इन सभी शक्तियों को किसी एक व्यक्ति के हाथ में होने के बजाय विभिन्न संस्थाओं, जैसे हमारे हिंदुस्तान में होते हैं, जहाँ उस टाइम क्या था, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो वहाँ का राजा होता था, सारी शक्तियाँ उसके हाथ में होती थी। इस आंदोलन के बाद क्या हुआ, उन्हें ये करना था कि सारी शक्तियाँ एक राजा के हाथ में नहीं होंगी और ना ही वो इन सबको एक साथ चला सकता। तो इन शक्तियों को बांट दिया गया, विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका, इन 3 खंडों में विभाजित कर दिया गया। सन 1791 में कानून निर्माण का अधिकार नेशनल असेंबली को दे दिया गया।
इसमें सभी नागरिक मतदान नहीं कर सकते थे, केवल 25 वर्ष से ऊपर के सक्रिय लोग ही मतदान का अधिकार प्राप्त था। नेक्स्ट टॉपिक है राजनीतिक प्रतीकों के मायने, यानी कि जो राजनीतिक चिन्ह थे उनके क्या मायने हैं, उनका क्या मतलब है। जैसे यह है टूटी हुई जंजीर, इसका मतलब ये है कि दासों को बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग होता था। टूटी हुई हथकड़ियाँ, टूटी हुई जंजीर इस चीज़ का प्रतीक है कि जो दास थे, जो बंधे हुए तो थे, अब वे आज़ाद हो गए, उनकी यानी कि आज़ादी का प्रतीक है। नंबर 2, छड़ों का बरछीदार गट्ठर। आप सभी जानते हैं अगर एक छड़ हो तो उसको कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन छड़ों का समूह जो होता है उसको कोई नहीं तोड़ सकता। तो ये क्या था, ये एकता का प्रतीक माना जाता था। और ये नंबर 3 है, त्रिभुज के अंदर जो आँख दिखाई दे रही है ये इसका प्रतीक है, उजाले का प्रतीक है कि अंधेरा जो है नष्ट हो गया है और अब उजाले की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। और राजदंड होता है शाही सत्ता का प्रतीक। और ये नेक्स्ट जो चिन्ह है इसका मतलब ये है, जो इसमें सांप दिया हुआ है उसने अपनी पूंछ को अपनी मुंह में दबाया हुआ है। ये क्या है, ये समानता का प्रतीक है, क्योंकि ये जो अंगूठी है इसमें कोई छोर नहीं है, कोई कोना नहीं है, तो ये सब क्या है, बिल्कुल समान है, कोई कॉर्नर नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, समानता। और इसमें नेक्स्ट जो चिन्ह है वह है लाल टोपी का। ये लाल टोपी दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहनी जाने वाली टोपी है। नेक्स्ट चिन्ह है ये औरत, जिसके अंदर नीला, सफ़ेद और लाल रंग दर्शाया गया है। ये रंग फ्रांस के राष्ट्रीय रंग होते हैं। नेक्स्ट जो इसमें चिन्ह है वो डेनो वाली स्त्री या परी भी कहा जा सकता है, कानून का मानवीय रूप। और ये नेक्स्ट जो इसमें चिन्ह है ये क्या है, 2 पत्थर हैं जिन पर कुछ लिखाई हुई है, जिसको कहा गया है विधिपट। कानून सबके लिए समान है और उसकी नज़र में सब बराबर हैं। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही। हम आशा करते हैं कि जो हमने आपको समझाया है सभी की समझ में आया भी होगा। सभी को अपनी बुक से लेसन जो है रीडिंग करना है, जिससे कि आप इस लेसन को अच्छी तरीके से समझ सको। थैंक यू, धन्यवाद।